नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट अपने बुक स्टार्ट की हुई थी, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान, उस यूनिट को हम कर रहे थे। तो उसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं आपके सामने। अभी नेक्स्ट जो हम विधियाँ कर रहे थे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, उसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण करना। हमने निरीक्षण विधि की हुई है। पहले जो फर्स्ट मेथड किया था हमने निरीक्षण विधि का ही किया था। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि निरीक्षण किसी चीज को देखकर उस चीज का ज्ञान करना, और आत्मनिरीक्षण विधि उसी का ही एक रूप है। तो हम कह सकते हैं जब खुद को ऑब्जर्व किया जाता है, आत्मनिरीक्षण जैसे मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। स्टाउट है, इसके बारे में उन्होंने एक डेफिनेशन दी, अपने मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे परंपरागत विधि है। कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो मेथड था वो आत्मनिरीक्षण विधि था। मनोविज्ञान का जब स्टार्टिंग हुई तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, मन का विज्ञान कहा जाता था। उसके अंतर्गत इसी विधि का प्रयोग किया जाता था कि खुद का ही ऑब्जर्व करके खुद के ऊपर ही प्रयोग किए गए थे। तो सबसे प्राचीनतम विधि है ये आत्मनिरीक्षण। इंग्लिश में इसका मीन देखें तो इंट्रोस्पेक्शन है इसका मीन, टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। टू लुक विद इन मतलब खुद को खुद के अंदर ही देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आत्मनिरीक्षण करना। तो ये है आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का ही ऑब्जर्वेशन करना, खुद को ही जांच करना आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी प्रकार की समस्या खुद के बारे में ही उस खुद के ऊपर ही टेस्ट करके उस चीज का रिजल्ट निकालना आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इसके गुण देखें हम, मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। अब आत्मनिरीक्षण विधि सबसे परंपरागत विधि है मनोविज्ञान की। तो हम देखें तो मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। इसके अंदर अब आत्मनिरीक्षण विधि है तो इसके अंदर सामान की जरूरत नहीं होती, यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता है। अब देखो खुद का ही ऑब्जर्वेशन करना है तो किसी प्रकार के मेथड की जरूरत, किसी प्रकार के यंत्र की सामग्री की, प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती। तो आत्मनिरीक्षण विधि के अंदर खुद का ही ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके दोष की बात करें तो खुद का निरीक्षण खुद के मन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब खुद का निरीक्षण खुद के मन के द्वारा किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि खुद का ऑब्जर्वेशन करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी, ध्यान का विभाजन हो जाएगा। अब खुद का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो खुद की गलतियों को हम छिपा लेंगे और सामने खुद की खूबियों को हम उजागर करेंगे। और कहीं ना कहीं खुद का जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो ध्यान का विभाजन हो जाता है, उसका डिवाइडेशन हो जाता है। और असामान्य बालक जो है, मतलब एक सामान्य बालक है वो खुद का ऑब्जर्वेशन कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति है खुद का ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन जो असामान्य बालक है उनको अगर उनका अध्ययन करना है तो इस विधि के द्वारा पॉसिबल नहीं है, इस मेथड के द्वारा पॉसिबल नहीं है। वो आत्मनिरीक्षण नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद को, और सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि ये एक वैज्ञानिक मेथड नहीं है, क्योंकि श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये 100% सही है या 100% गलत है। वो चीज़ श्योरिटी नहीं दी जाएगी आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत, क्योंकि खुद के बारे में सही निर्णय देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, खुद के बारे में उन चीज़ों का ज्ञान देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आत्मनिरीक्षण विधि कहीं ना कहीं ये कमियां होने की वजह से इस विधि को मान्य नहीं किया। हम देखते हैं गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि सिंपल सी मेथड है, कुछ ज्यादा इस विधि के अंदर नहीं है। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना, मतलब पूर्व के जो पहले के जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एक कहानी, एक स्टोरी बताई गई, या स्टोरी नहीं कह सकते, जो कुछ भी घटित हुआ उस चीज को बताया गया, उसके आधार पर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है गाथा वर्णन विधि के अंतर्गत। इसके अंदर मनोवैज्ञानिक को किसी से पूछ कर, जैसे जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है उससे बातचीत करके उससे एक डाटा लेते हैं और उसी के आधार के ऊपर अपने निष्कर्ष निकालते हैं। कहीं ना कहीं ये जो गाथा वर्णन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा बताई गई कहानी। अब देखो एक बात
आज मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ और मेरी कही हुई बात या आप दूसरे को बता रहे तो कुछ वर्डिंग अपने आप ही उसके अंदर ऐड हो जाती है, और कुछ ऐसी घटना होती है कि पूर्ण रूप से हमें याद नहीं रहती, कुछ एडिटिंग करके बता दिया जाता है और कुछ उसमें लेस करके कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो डाटा है पूर्ण रूप से सही प्राप्त नहीं हो पाता। यही कमी है इस विधि की, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये विधि अविश्वसनीय रहती है। फिर भी हम थोड़ा देखते हैं कि पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना गाथा वर्णन विधि है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है, मतलब पहले का जो एक्सपीरियंस है उसको वर्णित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सुनकर एक लेखा तैयार करते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा, अब वो बताई गई बात कितनी सही है कितनी गलत है, उस चीज के ऊपर आधारित कहीं ना कहीं ये जो मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष है वो अविश्वसनीय रह जाते हैं। आत्मनिष्ठता के कारण, क्योंकि आत्मनिष्ठता है, अब मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया और मैं सामने वाले मनोवैज्ञानिक जो भी मेरा टेस्ट ले रहा है मैं उसको बता रही हूँ। अब मेरे द्वारा बताई गई बातें कुछ मेरे द्वारा एडिटिंग की जाएगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कट कर दी जाएंगी या भूल गई होंगी, मैं कुछ बताना रह गया, तो क्या पता वो उस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस विधि के द्वारा जो परिणाम है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। शॉर्ट एंड स्वीट काफी विधि थी ये गाथा वर्णन विधि, मतलब सुनकर किसी कहानी को, गाथा सुनकर कहानी सुनकर किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना। जैसे हमारे द्वारा रामायण सुनी गई, महाभारत सुनी गई, क्या हमने उन चीजों को देखा? नहीं देखा। तो इन चीजों को सुनकर हमने राम के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, सीता के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, रावण के, मतलब सबके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया उसी मेथड को लेकर। तो गाथा वर्णन विधि इसी प्रकार की विधि है कि कहानी को सुनकर उस चीज को ऑब्जर्व। नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रयोगात्मक विधि। जैसे एक्सपेरिमेंट मेथड है, ये सभी को पता है एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। एक नियंत्रित परिस्थितियां बनाकर उसके बाद उस चीज का टेस्ट लेना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर टेस्ट करने हैं तो उसे बता कर कि आपके ऊपर इस चीज के टेस्ट होंगे, उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, जैसे एक बंद कमरा, जैसे साइकोलॉजी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं तो एक बंद कमरे में प्रयोज्य को बिठाया जाता है, शांत वातावरण दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट लिया जाता है कि आपकी मानसिक बुद्धि लब्धि का लिया जा रहा है या किसी का भी व्यक्तित्व। तो कहीं ना कहीं इस विधि के अंतर्गत एक परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल में होती हैं। जिस तरह साइंस का अगर कोई टेस्ट किया जाता है, लैब के अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी गैसेस हैं, जिस चीज़ का भी, जैसे केमिस्ट्री का है, बायो का, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। वही मेथड है जब मनोविज्ञान के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है, उसके तत्पश्चात वहां पर उस चीज का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी खूबी क्या, ये इसकी जो जांच है वो पुनर्संभव है, क्योंकि नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर जब अध्ययन किया जाता है तो पुनः जांच संभव है। आत्मनिष्ठ विधि जहां हम देखी थी हमने पीछे, तो उसके अंदर जांच कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि एक बार बताया गया डाटा अगर दूसरी बार उसी पर्सन से पूछा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी और कुछ ऐड फिर कर दिया जाता है, तो वहां पर निष्कर्ष और जांच संभव नहीं थी। इस विधि के अंदर, प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत जांच संभव है। फिर भी इसको देखते हैं हम थोड़ा। प्रयोगात्मक विधि शॉर्ट में देखें तो पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन, मतलब दशाएं पहले से ही पूर्व निर्धारित हैं, पहले से ही निर्धारित हैं, उन दशाओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगात्मक विधि है। एक नियंत्रित निरीक्षण विधि है, ये देखो देखकर ही ऑब्जर्व किया जाएगा उस चीज के, और ये कंट्रोलिंग होगी, मतलब कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रित होगी। हमने निरीक्षण विधि के अंदर किया था कि एक परिवार का अध्ययन करना है तो उस परिवार के साथ रहकर उस चीज का अध्ययन करते थे, वहां पर परिस्थितियां नियंत्रित नहीं थी। प्रयोगात्मक विधि के अंदर नियंत्रित निरीक्षण विधि इसको भी कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने इसकी डेफिनेशन दी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य है किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना, मतलब मानव व्यवहार से संबंधित, क्योंकि मनोविज्ञान है तो मानव व्यवहार से रिलेटेड है। अगर साइंस होती तो वो मानव व्यवहार से रिलेटेड नहीं, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होती या हमारे एनवायरनमेंट से कुछ भी रिलेटेड होता। तो यहाँ पर मनोविज्ञान है तो मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास का या किसी विचार का अध्ययन जब किया जाता है, लेकिन नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत, तो वो जो मेथड होता है वो कहलाती है प्रयोगात्मक निरीक्षण विधि। इसके गुण देखें तो ये एक वैज्ञानिक विधि है। देखो नियंत्रित परिस्थितियां हैं,
कंट्रोल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि है, जैसे पहले बताया था कि निष्कर्षों की जांच संभव है जब नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, अगर दोबारा उसकी कोई जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों उच्च स्तर की होती हैं। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान इसी विधि के द्वारा संभव है, क्योंकि शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो नियंत्रित परिस्थितियां, अगर स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कॉलेज एजुकेशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर अध्ययन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां नियंत्रण में होंगी। और इन समस्याओं को, क्योंकि स्कूल को नियंत्रित करना, कॉलेज को नियंत्रित करना वहाँ के मैनेजमेंट और सिस्टम के अंडर में है, और उन परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए उन विधियों का प्रयोग करके हम उनकी जांच भी पुनः कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इसके दोष देखें, सबसे पहले तो स्वाभाविकता का अभाव होगा। अब नियंत्रित परिस्थितियां हैं तो स्वाभाविक नहीं रहेंगी, उनके अंदर आर्टिफिशियल कृत्रिमता प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनके ऊपर जो नियंत्रित होते वो संभव नहीं होता। प्रयोज्य मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसका मानसिक नियंत्रण करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो चीज कंट्रोल में नहीं हो पाती। अब एक व्यक्ति को पता हो कि उसके ऊपर टेस्ट हो रहे हैं तो वो नेचुरल रिजल्ट नहीं देगा, नेचुरल आंसर नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को गलत दिखाए या अपने आप को कुछ गलत प्रदर्शित करे। वो अच्छा आंसर देने की कोशिश करेगा और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अलग दिखाने की कोशिश करेगा। स्वाभाविकता कहीं ना कहीं इस विधि के अंदर नहीं रह पाती, कृत्रिमता आ जाती है, एक आर्टिफिशियल बिहेव आ जाता है। और प्रयोज्य की मानसिक दशाओं पर नियंत्रण भी असंभव है। कहाँ पर किसी की मानसिक दशाओं पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? हमें क्या पता उसके मन के अंदर रियल में क्या है और वो उस टेस्ट के अंदर क्या दे रहा है। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है इस विधि के अंदर। इस विधि के यही दोष हैं, लेकिन B.F. स्किनर कहते हैं इस विधि के अंतर्गत चाहे इस विधि के अंदर कितने भी दोष हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अंदर सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी विधि को प्रायोरिटी दी जाती है मनोविज्ञान के अंदर। इसी विधि के अंतर्गत रहते हुए ही अलग अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए हैं और जिसकी जांच भी संभव है, पुनः जांच भी, उनका विश्लेषण करना भी संभव है इसी विधि के द्वारा। तो प्रयोगात्मक विधि ऐसी विधि है मनोविज्ञान के अंदर, इसके दोष को मानते हुए भी इस विधि के द्वारा ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषण का जैसे ही नाम आता है तो हम सिगमंड फ्राइड का नाम नहीं भूल सकते, सिगमंड फ्राइड का नाम ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जन्मदाता हैं वो सिगमंड फ्राइड ही हैं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान तो कहा जाता था, लेकिन अचेतन मन ये जो टर्म है ये सिगमंड फ्राइड ने ही दी थी और उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि अचेतन मन में कुछ अतृप्त इच्छाएं होती हैं। अचेतन मन क्या है? अचेतन मन एक ऐसी अतृप्त इच्छाओं का जो हमारी इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, उनका एक पुंज जो होता है, कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप होता है, एक समूह जो होता है, वो अचेतन मन कहलाता है। तो सिगमंड फ्राइड ने इस विधि का आविष्कार किया और उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इसी अचेतन मन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही व्यक्ति को मौका मिलता है अपनी इन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने की वो कोशिश करता है और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के में वो जुट जाता है और उसी के द्वारा उसके व्यवहारों का निर्धारण होता है। अपने व्यक्तित्व जब टॉपिक करेंगे तो सिगमंड फ्राइड को डिटेल से उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। देखो, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। हिप्नोटाइज क्यों किया जाता है? हिप्नोटाइज करके उसके जो अंदर की जो बातें हैं, जो उसके अचेतन मन के अंदर जो उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं, उनको बाहर निकालने का कोशिश किया जाता है और पता किया जाता है कि कौन सी ऐसी बात थी जो इस अचेतन मन के अंदर रह गई है और जो पूर्ण रूप से फलित नहीं हुई है, जिसकी वजह से मानव का व्यवहार कहीं ना कहीं बाधित हो गया है, जिसकी वजह से उसे उपचार की जरूरत पड़ी। तो अचेतन मन के अंदर, व्यक्ति के अचेतन मन में जो अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधि से। अचेतन मन, इस विधि के जन्मदाता वायना के विख्यात चिकित्सक सिगमंड फ्राइड। आ गया सिगमंड फ्राइड का नाम, तो वायना के थे ये। वायना के जो महान विख्यात चिकित्सक है सिगमंड फ्राइड, मनोवैज्ञानिक थे ये। उन्होंने इस विधि को दिया। अचेतन मन क्या है? मन की अतृप्त इच्छाओं का पुंज जो है वो है अचेतन मन। जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, प्रोफेसर वुडवर्थ, काफी बार मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर नाम आता है प्रोफेसर वुडवर्थ का।
जब ये मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में बताया गया था तो प्रोफेसर वुडवर्ड थे, उन्होंने कहा था कि इस मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग अगर किसी मनोचिकित्सक के द्वारा किया जाता है, किसी पेशेंट के ऊपर, किसी रोगी के द्वारा किसी रोगी के ऊपर, तो इस विधि का प्रयोग कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो जाता है। हार्मफुल कैसे हो जाता है? देखो, किसी की अचेतन मन की इच्छाओं के बारे में जब बात की जाए, अगर रोगी जब से विधि स्टार्ट की गई और उसके एंड तक पहुंचने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये विधि इस रोगी को पहले से भी बदतर कंडीशन के अंदर ले आता है। तो रोगी की फैमिली जो है वो, चाहे वो रोगी, उनको पहले इस विधि का प्रयोग करने से पहले मेंटली इतना प्रिपेयर करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये विधि पूर्ण हो जाए, उस स्टेज तक, वहां तक इनको पहुंचा दिया जाए। अगर ये विधि मिड में ही छूट जाती है, इस विधि के द्वारा किया गया उपचार मिड में ही रह जाता है, तो जो रोगी है उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है और वो फिर उसका वापस नॉर्मल कंडीशन में आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस विधि को कहीं ना कहीं काफी डेंजर भी बताया गया, काफी खतरनाक बताया गया। लेकिन अगर पूर्ण रूप से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हो जो इतना एक्सपर्ट हो कि इस विधि का सही रूप से प्रयोग करना जानता हो, तो वो इस विधि का प्रयोग करके रोगी का उपचार कर सकता है और उसको कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही समय के अंदर उसको सही कंडीशन में ठीक भी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर सावधानी रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा कि थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो इस विधि के द्वारा किया गया उपचार कहीं ना कहीं बहुत बुरी कंडीशन के अंदर रोगी को ले आता है। तो सिगमंड फ्रायड ने इस विधि को, जो अचेतन मन की अतृप्त इच्छाओं का जो पुंज बताया, उसको बाहर निकाल कर और उसके रोग का पता लगाने के लिए इस विधि का निर्माण किया। आगे कुछ और विधियां देखते हैं। सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि, जैसा कि सभी को पता है, स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करके उस विधि का अध्ययन करना। जैसे सर्वे किया जाता है, जनगणना की जाती है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्नावली विधि जो हमने की थी, उस तरह प्रश्नावलियों को लेकर कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को लेकर क्वेश्चन डाटा कलेक्ट किया जाता है और उन आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण करके, जैसे मीन मोड मीडियन के द्वारा या उनके अंदर कोरिलेशन निकाल कर या उनका पूरा एनालिसिस करके उनको वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे हम कोरिलेशन के अंदर देखें तो दो चीज़ों का, एक एक्स वाई, दो चीज़ें लें, दो चर लें, तो उन दो चरों के अंदर बीच में संबंध निकाला जाता है। जैसे गुनैन की गोली ली और बुखार, उसका क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ा, या उन चीज़ों को, जैसे एक डिजीज ली और उसकी जो मेडिसिन है उसको लिया, तो उन दोनों के डाटा को कलेक्ट किया कि कितने थे केसेस जिसके द्वारा वो चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच सह संबंध निकाला जाता है, कोरिलेशन निकाला जाता है और उसके द्वारा ही निष्कर्षों का अध्ययन किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो सांख्यिकी विधि है, इसके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं आंकड़े, हमने पहले भी बात की थी, तो 2 टाइप्स के आ रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़े उसके अंदर क्या होते हैं कि फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किए गए, और सेकेंडरी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं किए गए, पहले से ही डाटा था, उस चीज़ को अपने जो रिसर्च है उसके अंदर हमने ऐड किया, तो वो द्वितीयक डाटा के अंदर आ जाता है, द्वितीयक आंकड़ों के अंदर आ जाता है। तो सांख्यिकी विधि पूर्ण रूप से आंकड़ों के ऊपर डिपेंड है। जो प्रदत्त आंकड़े होते हैं, दिए गए आंकड़े, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो सांख्यिकी विधि के अंतर्गत जो जांच है वो पुनः जांच संभव है, क्योंकि रिटर्न में हमारे पास सारा डाटा है और आंकड़े जो है वो मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर है। मैथमेटिकल डाटा इसके अंदर सांख्यिकी विधि के अंदर कलेक्ट किया जाता है। देखो, पहले जो विधियां की हैं उसके अंदर किसी भी विधि के अंदर हमने मैथमेटिकल डाटा कलेक्ट नहीं किया था। अब मैथमेटिकल जब डाटा होता है, अब देखो मैथ्स के आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो फिक्स है कि इसका आंसर ये आया, उसकी परसेंटेज इतनी निकली या उसका रेशियो इतना निकला, वो चीज़ फिक्स है उसकी। तो वापस से अगर उसकी गणना की जाए तब भी उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल डाटा है और पूर्ण रूप से सही है। अब किसी और विधि के द्वारा अगर मैं निष्कर्ष निकालती हूँ तो मेरे द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, क्योंकि मेरे व्यू है वो, उन आंकड़ों के आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला, उन आंकड़ों के आधार पर अगर सांख्यिकी में मैंने निकाला और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कोई और निष्कर्ष निकाल रहा है तो सेम डाटा आएगा, क्योंकि मैथ है वो, और मैथ के अंदर आंसर उसका फिक्स आया, एक एवरेज उसकी फिक्स आई, उसका जो रेशियो था, उसकी जो डिजिट था वो फिक्स आया। तो सांख्यिकी जो विश्लेषण है कहीं ना कहीं काफ़ी वैज्ञानिक है और इसके अंतर्गत जो डाटा का निष्कर्ष है वो भी फिक्स रहता है, चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी हमने परीक्षण देखे हैं, जितनी भी विधियां देखे हैं, उसके अंदर व्यूज लिखे जाते हैं, रिटर्न में तो है लेकिन व्यू लिखे जाते हैं। अब मैंने जो डाटा कलेक्ट किया वहाँ पर, अदर विधि की बात करें
और उसके आधार पर जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो मेरे व्यू थे। अब आप उस विधि के आधार पर निष्कर्ष निकालोगे तो कुछ वर्डिंग चेंज हो जाएगी। सांख्यिकी विधि में ये चीज नहीं होती, सेम की सेम वर्डिंग रहती है, सेम का सेम डिजिट रहता है, क्योंकि मैथमेटिकल डिजिट है। नेक्स्ट देखते हैं साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। किसी व्यक्ति से भेंट करके, किसी व्यक्ति को मिलकर डाटा को कलेक्ट करना, कोई भी समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको पुट करना इंटरव्यू मेथड के अंदर आ जाता है। आज हम इंटरव्यू की देखें तो शोध साक्षात्कार होते हैं, जब रिसर्च हमने कोई करनी होती है तब हम इंटरव्यू मेथड का प्रयोग करते हैं। या आप जॉब लग रहे हैं कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी, तो वहां पर इंटरव्यू रखा जाता है, समस्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट करके वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक विधि की बात हो रही है, तो किसी भी समस्या को जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं, एक पहले परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। उस परिकल्पना के आधार पर ही हम सामने वाले से इंटरव्यू लेते हैं। हमारी जो हाइपोथेसिस है, क्या उस इंटरव्यू के द्वारा जो प्राप्त डाटा है, जो साक्षात्कार द्वारा प्राप्त डाटा है, क्या उस हाइपोथेसिस को कंप्लीट करता है या नहीं करता। रिसर्च के हालांकि काफी लॉन्ग प्रोसेस रहता है, काफी अलग अलग इसके अंदर स्टेप आते हैं, उसको इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम साक्षात्कार विधि पर आते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस बनी हुई है, जो हमारी परिकल्पना एक बनी हुई है, उसके आधार पर हम एक डाटा तैयार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं सामने वाले का और अपनी हाइपोथेसिस को कंप्लीट, उस परिकल्पना को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा जो भी समस्या है उससे क्वेश्चन रिलेट करके साक्षात्कार विधि द्वारा उसका सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट विधि देखते हैं मनोबोधकी विधि। आइंजैक का नाम सुना होगा, मनोबोधकी का नाम आए तो आइंजैक का नाम ना, ये पॉसिबल नहीं है। आइंजैक ने मनोवैज्ञानिक मनोबोधकी एक टेस्ट तैयार किया था, उसके आधार पर उन्होंने मनुष्य के मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। तो मनोबोधकी विधि ऐसी विधि है जिसके अंदर मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आइंजैक ने इसकी एक बनाई भी है, टेस्टिंग किट भी बनी हुई है। आइंजैक आगे हम व्यक्तित्व जब पढ़ेंगे तो आइंजैक की पूरी हम टेस्टिंग किट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से परीक्षण दिए और कौन से शारीरिक और मानसिक गुणों के बारे में बताया, जिसका टेस्ट उन्होंने अपने इस टेस्ट किट के अंदर कंप्लीट थे। ये थी कुछ विधियां, मनोवैज्ञानिक विधियां जो हम कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इन विधियों के द्वारा मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथड।